नमस्कार आप सभी के लिए। आज का एडिटोरियल बेस्ड है आपका जो कृषि बिल है उनकी कुछ वास्तविकताएं और अवास्तविकताएं या कुछ तथ्यों को लेकर कि किस मामले में किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। लिखा किसने है? रमेश चंद जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे टाइटल में ये बता रहे हैं कि रिफॉर्म विद द फ्यूचर एंड फॉर्मिंग नीड इन माइंड। तो जो रिफॉर्म है या जो सुधार है वो किस लिए होने चाहिए? भविष्य के लिए होने चाहिए। और जो एग्रीकल्चर बिजनेस में या एग्रीकल्चर में जो आवश्यकताएं हैं उन सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए रिफॉर्म होने चाहिए। द मेजर ऑब्जेक्शन एंड फियर रिलेटिंग टू द न्यू फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड Act and the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act are that the agriculture produce market commodity मतलब APMC will be eventually closed. The minimum support price MSP will be stopped. Corporate will take over agriculture trade and farmers' land will be taken over by the powerful corporate. तो यहाँ पर जो तीन हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉ पारित किए हैं, जो यहाँ पर सबसे ये तीन लॉ पारित हुए हैं, तो उनके ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं वो जो उनको भविष्य में उन कानूनों को लेकर जो डर है वो कौन कौन से डर है कि APMC क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। MSP क्या हो जाएगी? वो भी खत्म हो जाएगी। इवेंचुअली खत्म हो जाएगी। APMC मतलब इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर MSP खत्म हो जाएगी। और तीसरा एक प्रमुख कारण कि कॉरपोरेट बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा जो ज़मीन है वो कब्जा ली जाएगी किसानों की। तो साइड टू द डिबेट, तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि आखिरकार साइड बाय साइड डिबेट किस बात पर हो रही है, उस चीज़ की हम डिस्कशन कर रहे हैं। सम एक्सपर्ट एंड फॉर्मर लीडर फील दैट दीज एप्रीहेंशंस एंड फियर आर इमेजिनरी, अनरियलिस्टिक एंड पार्ट ऑफ डेलिबरेट नैरेटिव created to stop reform in agriculture and prevent India from modernizing the agriculture and beginning a global power in agriculture। तो यहाँ पर सीरीज कुछ जो एक्सपर्ट हैं या जो फार्मर्स लीडर हैं वो ये फील कर रहे हैं कि जो इस प्रकार की जो एप्रीहेंशंस हैं या जो डर है वो दिखाया जा रहा है और वो सिर्फ इमेजिनरी है और अनरियलिस्टिक है। और वो डेलिबरेट मतलब जानबूझकर इस प्रकार के नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं। किस लिए क्रिएट किए जा रहे हैं? कि इंडिया को प्रिवेंट किया जाए, जो किससे कि वो जो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट है उसको मॉडर्नाइज कर रही है, उससे इंडिया को प्रिवेंट किया जाए। Those who oppose these acts have focused mainly on threat and adverse effect and refrained from talking about the potential benefit of the new act। तो यहाँ पर जो इसका विरोध कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई जो उससे थ्रेट उत्पन्न हो रही है या जो प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं वो रिफ्रेंड करेंगे, जो मतलब पोटेंशियल बेनिफिट हैं, मतलब जो एक्ट जिस कारण से लाए गए हैं कि किसानों को फायदा हो, तो वो किसानों को फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उल्टे प्रभाव होंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इग्नोरिंग द रीजन फॉर चेंजिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, और वो इस रीज़न को भी इग्नोर कर रहे हैं कि क्यों इस एक्टों को लाया गया है या इस प्रकार के सुधार की ज़रूरत पड़ी। वो इस फैक्ट को भी क्या कर रहे हैं? नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं। अनदर सेट ऑफ रिप्यूटेड एक्सपर्ट सच एज कौशिक बासु हैव reiterated their support for changing archaic law in agriculture but oppose the new act। तो यहाँ पर एक कौशिक बासु करके एक वो है, उन्होंने भी क्या किया है? इन एक्ट का क्या किया है? विरोध किया है। जबकि जो एग्रीकल्चर में पुराने कई दिनों से प्राचीन चले आ रहे हैं, आर्केनिक मतलब प्राचीन रूप से चले आ रहे जो नियम है उनका तो विरोध किया है कि हाँ उनको नया बनाना चाहिए, लेकिन जो एक्ट है उसका इन्होंने क्या किया है? समर्थन नहीं किया है। बेसिस फॉर रिफॉर्म्स, अब यहाँ पे जो सुधार है, सुधार के जो आधार क्या है सुधारों का, वो देयर आर क्वाइट अ फ्यू मेजर रीजन फॉर अंडरटेकिंग द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण इन रिफॉर्म को क्या किया गया? लाया गया। द गैप बिटवीन द एग्री इनकम ऑफ फार्मर एंड दैट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,300 इन 1993
to 1.4 लाख इन 2011-12। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, उनकी 25,000 अगर आय है 1994 में, तो जो नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे थे 1.82 लाख उनकी आय हो चुकी है, लेकिन एग्रीकल्चर उसमें ऐसा नहीं हुआ। देयर इज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग ऑफ एग्रेरियन डिस्ट्रेस, और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है या किसानों के अंदर ये डिस्ट्रेस का कारण भी है महत्वपूर्ण। एग्रीगेट फूड डिमांड हैज फैलन शॉर्ट of the domestic production, necessitating the export of the large quantity to prevent domestic price from falling very low। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो उस पर बैन है, मतलब एक बड़े अमाउंट में। उससे क्या हो रहा है, उससे जो प्राइजेज हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो क्या है, लो है। वी आर ऑलरेडी sitting on excess stock of 60 lakh ton of sugar and nearly 72 million ton of extra buffer stock of wheat and rice, which is causing the huge strain on fecal source। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वैसे इतने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स हैं और वो सिर्फ पड़े हुए हैं, उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई उससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर वो बेच देते तो पैसा मिलता। इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट आर गेटिंग डिफिकल्ट टू पुश इम्पोर्ट are turning attractive as the domestic prices are turning much higher than in international prices। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो तो क्या है, डिफिकल्टी फेस कर रहा है, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो बड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो क्या हो रही हैं, हाई हो रही हैं। Rural youth, including the farmer children, are looking for job outside agriculture and there is a serious problem to unemployment in the country। और जो किसानी से जुड़े हुए या जो फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चे किसानी करना नहीं चाहते और वो दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो एक सीरियस प्रॉब्लम उठ खड़ी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट की भी। कंट्री साइड मतलब जो रिमोट एरिया है या गाँव में। There are numerous instances of market failure to detriment of the producers and consumer। यहाँ पर कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर मार्केट गिरा और उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं उनको नुकसान हुआ। दिस इज टर्निंग फार्मर्स टू लुक एट द गवर्नमेंट फॉर रेम्यूनरेटिव प्राइस थ्रू MSP फॉर मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और यही कारण है कि जो किसान है वो ये आशा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि एक रेम्यूनरेटिव प्राइस उनके लिए मिले गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट कोलैप्स हो गया तो उन पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केट आर नॉट मूविंग टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या जो है मतलब जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस है वो डेवलपमेंट स्टेज में नहीं बढ़ रहा है। अगर वो डेवलपमेंट स्टेज में बढ़ रहा होता तो जैसे गेहूं से अनाज बन जाता, ब्रेड बन जाती, तो आप एक वैल्यू एडिशन करके उस चीज़ को बना सकते थे, लेकिन वो उस टाइप से काम नहीं कर रहा है। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय हैवी सपोर्ट थ्रू वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज एंड आउटपुट प्राइस सपोर्ट। और जो भी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं सब्सिडीज और सपोर्ट प्राइस के कारण आपको दिखाई दे रही है। नेट रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिलो 9% ऑफ GDP। जो नेट रेवेन्यू रिसिप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बिलो है 9%, जो GDP का 9% है उससे। इफ फार्मर आर टू बी एंश्योर्ड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस थ्रू द प्रोक्योरमेंट एट MSP एज पर द डिमांड पुट अप बाय द प्रोटेस्टिंग फार्मर, दीज कॉस्ट एंड लॉसेज एंड सब्सिडी विल टेक अवे मोस्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसा कि फार्मर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी पूरी फसल MSP पे खरीदो, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो टैक्स से जो पेमेंट आती है गवर्नमेंट की वो कहाँ चली जाएगी, किसानों के पास चली जाएगी। तो सच फैक्ट, और इतने चीज़ें खरीद कर गवर्नमेंट करेगी भी क्या, सच फैक्ट नीड टू बी शेयर्ड विद फार्मर्स लीडर। और ऐसे फैक्ट जो है फार्मर्स लीडर के साथ शेयर करने चाहिए। I do not think they will ask for something which will lead to collapse for fiscal system of the government। और यहाँ पर इनका मानना है कि जब उनको ये बात समझाई जाएगी तो वो ऐसा नहीं है कि वो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम या फिजिकल मौद्रिक सिस्टम वो क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए। द वे फॉरवर्ड
then for ensuring remunerative price to farmer is through increased competition for sales their product, development of modern value chain, value addition, export and processing as part of the रूरल इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन, मतलब फिर से पुनर्जीवित किया जाना रूरल इकोनॉमी को। और ये कैसे होगा कि आप मतलब अलग अलग उसमें डेवलपमेंट लाएं, नए नए प्रयोग करें और वैल्यू एडिशन करें अपने रॉ प्रोडक्ट का, और फिर आप बेचें तो उससे आपको ज़्यादा फायदा या बेनिफिट होगा। देयर इज ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट एपीएमसी हैज़ नथिंग टू डू विद पेमेंट ऑफ एमएसपी। और यहाँ पे एक और बात समझने वाली बात है कि जो एपीएमसी है वो कुछ ऐसा नहीं करता कि उसका सीधा संबंध हो एमएसपी को लेकर। मतलब एपीएमसी में भी जो फसल बिकती है वो एमएसपी से कम भी बिक जाती है। क्रॉप अदर देन पैडी, wheat and cotton are selling at price below the MSP in APMC मंडीज ऑफ पंजाब ऑन ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर ये जो 3 फसल हैं इनका भी इन्होंने बताया कि एमएसपी से नीचे ही बिकती हैं एपीएमसी में। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये एपीएमसी में ज़्यादा प्राइस पर बिक जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। द नेसेसरी एंड द सफिशियंट कंडीशन फॉर एमएसपी आर प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट विथ और विदाउट द एपीएमसी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता ये है कि सफिशियंट अमाउंट में गवर्नमेंट चाहे एपीएमसी के थ्रू खरीदे चाहे बगैर एपीएमसी के थ्रू खरीदे, तभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ मिलता है। नहीं तो जो वर्तमान मंडियां हैं या जो आप एपीएमसी कहते हो उनमें भी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में बेचना पड़ जाता है। Experience so that even after fruit and vegetable were denotified from APMCs, they continue to arrive at APMC mandis in large quantity while farmer got additional option। तो यहाँ पर ये है कि जो मतलब फ्रूट वगैरह हैं वो डिनोटिफाइड है एपीएमसी में, लेकिन फिर भी वो एपीएमसी में आते हैं और साथ ही साथ फार्मर्स के पास एक अलग भी एक ऑप्शन है कि वो बाहर भी बेच सकते हैं। The threat to APMC come from the action of state to use these mandi for extra revenue generation। तो यहाँ पर थ्रेट है जो एपीएमसी वो आता कहाँ से? वो आता यहाँ से है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एपीएमसी का यूज़ करती हैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन के लिए। द प्रोटेस्टिंग फार्मर लीडर हैव रेज्ड जेन्युइन कंसर्न टू कीप द लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ एपीएमसी एंड प्राइवेट प्लेयर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज शोन एग्रीमेंट ऑन एड्रेस दिस फुली। तो यहाँ पर उनका ये कहना है, जो फार्मर्स जो बोल रहे हैं कि भाई आप एक प्रॉपर व्यवस्था करो जो प्राइवेट मार्केट है उसके लिए भी, और ये एक लगभग कुछ जेन्युइन सी कंसर्न भी लगती है। और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को क्या किया है, एड्रेस किया है। सम ऑफ द क्राइटेरिया, अनदर प्रोविजन ऑफ न्यू ट्रेडिंग एक्ट अंडर अटैक इन सिंपली रिक्वायरमेंट ऑफ पैन कार्ड फॉर ट्रेडर। तो यहाँ पर एक और जो विवाद का मुद्दा बना है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा, पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए, और वो क्या कर लेगा, खरीद फरोख्त कर लेगा नए कानूनों के द्वारा। प्रोटेस्टिंग फार्मर फेवर स्ट्राइजेंट क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर इन ट्रेड एरिया। जबकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर उनका ये कहना है कि एक बहुत टफ प्रक्रिया हो जिससे रजिस्ट्रेशन हो और ये सब चीज़ें हो, तब कहीं जाकर उनको अलाउ करो कि भाई आप खरीद फरोख्त कर सकते हो, एक प्रकार का लाइसेंस सिस्टम। एज इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन आफ्टर हैविंग पैन कार्ड इवन फार्मर कैन गो फॉर ट्रेडिंग, हिज सन कैन डू बिजनेस एंड अदर रूरल यूथ कैन अंडरटेक परचेज ऑफ फार्म कमोडिटी फॉर डायरेक्ट सेल टू कस्टमर और अदर एग्री बिजनेस फर्म। अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है नए कानूनों के द्वारा जो आई है उसमें ये है कि किसान का बेटा भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इन ट्रेड को रेगुलराइज कर सकता है या खरीद फरोख्त कर सकता है। कोई अगर दूसरा बंदा है वो भी जिसके पास पैन कार्ड है वो भी कर सकता है इस प्रकार की चीज़ें। तो अभी ये पूरी की पूरी चीज़ें आसानी से रन हो सकती हैं। If a stringent criteria such as bank guarantee etc are included in the registration of trader, then agriculture trade will remain in hand of the trading class and spirit of the new law to facilitate farmer and rural youth to become agriculture एंटरप्रेन्योर विल बी लॉस्ट। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कड़े नियम लगा दिए लाइक कि आपको बैंकिंग गारंटी देना है, ये देना है, वो देना है,
तो उसमें जो इस रूल की जो आत्मा है वही गायब हो जाएगी। इस रूल की आत्मा क्या है कि रूरल जो लोग हैं या रूरल यूथ हैं उनको क्या एग्रीकल्चर बिजनेस में लाया जाए और वो अपने लेवल पे एग्रीकल्चर बिजनेस रन करें। और अगर इस प्रकार की कठिन चीज़ें उसमें अगर डाल दी जाएंगी तो उसमें फिर क्या होगा कि जो बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म है वही उसका लाभ ले पाएंगे और नॉर्मल आदमी उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाएगा। ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक बहुत विवाद वाला मुद्दा है तो उसकी भी बात करें। द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन वेरियस पॉकेट इन इंडिया, सो क्रिटिक्स एंड प्रोटेस्टिंग फार्मर आर मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विथ कॉरपोरेट फार्मिंग। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की बात हो रही है जो कई देश के कई राज्यों में चल रही है वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, उसके क्रिटिक्स भी हैं और अच्छी बात भी उसमें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कॉरपोरेट फार्मिंग से मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें उनको अंतर समझना चाहिए। द न्यू एक्ट इंटेंडेड टू इंसुलेट इंटरेस्टेड फार्मर स्मॉल फार्मर अगेंस्ट मार्केट एंड प्राइस रिस्क टू they can go in for the cultivation of the high value crop without worrying about the market and low price in the harvest season। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है वो ये है कि जनरली जो स्मॉल छोटे छोटे किसान होते हैं वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जाके वो एक मार्केट से इतर कोई फसल उगा सकते हैं और उन्हें उस मार्केट के अप एंड डाउन होने की कोई चिंता नहीं होगी और वो एक लाभ ले पाएंगे। ये प्रमुख इसका बेसिस है। लेकिन इसको आप कॉरपोरेट फार्मिंग से क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। द एक्ट इज वॉलेंटरी एंड आइदर बाय पार्टी इज फ्री टू लीव इट। तो यहाँ पर जो एक्ट है वो ये मतलब शक्ति देता है कि आप स्वयं किसी भी पार्टी की जो भी चाहे लेन वाली पार्टी हो या देन वाली पार्टी कोई भी यहाँ पर अलग हो सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट। जैसे ही एग्रीमेंट एक्सपायर होता है उसके बाद इट प्रोहिबिट द फार्मर एग्रीमेंट टू इंक्लूड द ट्रांसफर सेल्स लीज मॉर्टेज टू लैंड और प्रोमाइसेस ऑफ द फार्मर। और ये एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करते हैं मतलब रोकते हैं कि आप किसान की ज़मीन का किसी भी प्रकार से ना तो गिरवी रखी जाएगी ना उसका साथ व्यापार होगा ना कुछ होगा, मतलब किसान की जमीन किसान के पास ही रहेगी। द एक्ट विल प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन क्वालिटी प्रोडक्शन फॉर प्रीमियम प्राइस एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट सेल ऑफ प्रोडक्ट विद डिजायर एट्रीब्यूट टू इंटरेस्टेड कस्टमर। तो ये जो एक्ट है वो डाइवर्सिफिकेशन और जो प्रोडक्शन प्रीमियम है इन सभी को भी क्या करेगा मतलब ज़्यादा प्रमोट करेगा और जो भी उसमें इंटरेस्टेड कस्टमर है उनको इनबिल्ट करेगा। इट विल ऑल्सो ब्रिंग न्यू कैपिटल एंड नॉलेज इन टू द एग्रीकल्चर एंड पेव द वे फॉर फार्मर्स पार्टिसिपेशन इन वैल्यू चेन। और यहाँ पर ये चीज़ होगी कि जो नए नए चीज़ें आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चीज़ों का डेवलपमेंट होगा और वो एक रास्ता अख्तियार करवाएंगे कि जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर है वो नई नई चीज़ों को सीखें और अपनी जो वैल्यू एडिशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट, ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने। द पॉलिसी रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दीज एक्ट आर इन कीपिंग विद द चेंजिंग टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर एंड फार्मिंग। और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इस पॉलिसी में जो चेंजेस लाए हैं वो फार्मर्स की ज़रूरतों और कृषि की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बदलते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन राइट स्पिरिट, अगर वो सही उसी आत्मा से अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो दे विल टेक इंडियन एग्रीकल्चर टू न्यू हाइट एंड असर इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। और अगर ये सही हिसाब से तैयार होते हैं या अप्लाई होते हैं तो ये एग्रीकल्चर बिजनेस जो इंडिया का है उसको नई हाइट पर ले जाएंगे और हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, सॉरी रूरल इकोनॉमी है, उसको एक नया बूस्ट देंगे। सो दिस इज द ऑल फॉर टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।